गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश एसएल यूनिट नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं आप इस वीडियो में। ये प्री टास्क है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, तो पुट अ साइन ऑफ राइट ऑन व्हाट इज़ ट्रू अबाउट योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट, गिव रिस्पॉन्स टू ऑल दी आइटम्स। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन है उनको रिस्पॉन्सेज देने हैं आपको। ये आप घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं और पेरेंट्स से भी आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं। हम इस यूनिट नंबर 3 में जो रीड नंबर 1 है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंड जो टाइटल है वो ये है, मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैनेज योर स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। स्ट्रेस मतलब तनाव, उसको मैनेज कीजिए। ठीक है, मैनेज मतलब आप अगर हिंदी में कहना चाहें तो उसको प्रबंधित कीजिए, उसका प्रबंधन कीजिए। तो हिंदी में ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा इसके लिए, क्योंकि मैनेज बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है। तो हम लोग मैनेज योर स्ट्रेस, मैनेज स्ट्रेस ही करेंगे। ओके, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग का मतलब है मजबूत बनाना, मजबूत बनाना इसका मतलब। ठीक है, और मेंटल मतलब मानसिक। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लचीलापन क्या है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अगर आप ढल जाते हैं, आपका मन उसमें ढल जाता है, तो समझिए कि आपके मन में एक्चुअली आपके पास मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है और वो काफ़ी स्ट्रेंथनिंग, आई मीन स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ है, पावर है, वो पावरफुल है। आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी पावरफुल है। बट ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता है। सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में घिर कर लोग अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर पाते, अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से होती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है स्ट्रेस से। स्ट्रेस के बाद एंजाइटी, एंजाइटी के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन, टेंशन के बाद अनहैप्पीनेस, सैडनेस, देन you don't feel hungry, you don't feel thirsty, sometimes you don't take care of your health, you also suffer from insomnia, नींद नहीं आती आपको। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के साथ और माइंड के साथ होती है। उसका जो भी रीज़न है, उसके पीछे जो भी लॉजिक है, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है और उसके उपाय भी बताए गए हैं कि कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकलें। ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ ना बताते हुए मैं आप चैप्टर की स्टार्टिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पहली लाइन है, उसमें लिखा है, माइंड, इमोशंस एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। अब 3 चीज़ों की बात की है। माइंड, अगर मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरह से, माइंड, इमोशंस एंड बॉडी आर इंटरलिंक्ड। इमोशंस का मतलब क्या? भावनाएं। अब ये कैसी भावनाएं? तो भावनाएं कई तरह की होती है, जैसे आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, दुखी हैं, जेलसी की भावना, हर तरीके की भावना, वो सब इमोशन कहलाती है। ठीक है, और मन क्या है? तो आप जानते ही हैं, मन जो है वो सोचता है। ठीक है, और जो वो सोचता है, अगर आप उन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि मन आप पर कंट्रोल कर ले, जबकि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि मन जो बहुत कुछ सोचता है, पर हर सोच पर आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ठीक है, मन वही सोचता है जो आपने देखा है, जो आपने सुना है। ठीक है, या जो आप ने अपने 5 सेंसेस के थ्रू ग्रहण किया है, मन आपका वही सोचता है।
ठीक है, 5 सेंसेस। तो माइंड, इमोशंस एंड बॉडी, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं क्लोजली, बहुत ही करीब, बहुत ही क्लोजली, बहुत ही एकदम करीबी रूप से ये इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर, और हमेशा साथ में ही काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी को कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसका असर इमोशन पे और माइंड पे भी पड़ेगा, ठीक है। और अगर इमोशंस में कुछ फेरफार आया तो उसका असर बॉडी पे भी पड़ेगा और माइंड पे भी पड़ेगा। जैसे अगर आप में कोई भावना आ गई, गुस्से की भावना आ गई, तो गुस्से में आप बॉडी को भी नुकसान करते हैं और अपने मन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर माइंड ज़्यादा सोच रहा है तो आप सोच में पड़े रह जाएंगे, हो सकता है बॉडी को ज़्यादा नुकसान हो, जैसे कि खाने पीने पे आप ध्यान ना दें, ठीक है। और इमोशन पर भी उसका असर पड़ता है, ठीक है। तो हर मतलब तीनों में से किसी भी एक पर कोई भी अगर असर होता है तो वो तीनों पर होता है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों, ये तीनों साथ में काम करते हैं। तो इंटरलिंक का मतलब आंतरिक रूप से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी, तीनों में से कोई एक दूसरे से अलग है ही नहीं, जुड़े हुए हैं वो। इट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश दैम मोर क्लियरली इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम सेपरेटली। देखिए यहाँ पे लिखा है इट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश दैम। देखिए ये इट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश दैम, ये मदद करेगा डिस्टिंग्विश दैम, उनको अलग करने में। डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना मतलब डिफ्रेंशिएट करना, मतलब अभी मैंने आपको बोला होगा कि माइंड, इमोशंस एंड बॉडी आर इंटरलिंक्ड, ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन एक साथ काम करते हैं। तो आपको क्या है, तीनों को अगर एक साथ अगर आप अध्ययन करना चाहेंगे, तीनों के बारे में एक साथ जानना चाहेंगे, तो ये क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। तो उनको अलग करके उनकी स्टडी करना ज़रूरी है। डिस्टिंग्विश करना मतलब अलग करना, तो ये आपको हेल्प करेगा अलग करने में। क्या हेल्प करेगा, मोर क्लियरली अलग करने में हेल्प करेगा। क्या, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली, अगर उनको आप अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे तो ही वो आप अलग कर पाएंगे, यानी उनका अध्ययन आप अलग कर पाएंगे। देखो, सेपरेटली का मतलब भी अलग से, और डिस्टिंग्विश करना मतलब अलग करना। कहने का मतलब है, यहाँ से देखते हैं, अगर, यदि का इफ़ मतलब यदि या अगर। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली, अगर आप देम का मतलब इन तीनों को अलग रूप से या अलग समझने की कोशिश करेंगे तो ये मदद रूप होगा उनको डिफ्रेंशिएट करने में, मतलब अलग अलग स्टडी करने में। एक साथ स्टडी ना करें, ठीक है। योर मेंटल कैपेसिटीज़ आर योर एबिलिटीज़ टू कॉन्सेंट्रेट। आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वही तो आपकी योग्यताएं हैं, ठीक है। मन से आप जितनी क्षमता रखते हो वही आपकी एबिलिटीज़ हैं, वही आपकी योग्यताएं हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, तो टू कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब ध्यान देना, ठीक है। और क्या करने के लिए हमारी योग्यताएं हैं, टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी लेने के लिए। टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, पुरानी और नई जानकारी रिमेंबर यानी याद रखने के लिए भी ये हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ क्या बनती हैं, हमारी योग्यताएं बन जाती हैं, यानी हमारी मानसिक क्षमताएं हमारी योग्यताएं बन जाती हैं। और ये योग्यताएं किन किन चीज़ों के लिए हैं, तो फिर से बोल देता हूँ, ध्यान, किसी चीज़ पर ध्यान देने के लिए, नई जानकारी लेने के लिए, पुरानी और नई जानकारी याद रखने के लिए, और क्या है, एंड टू बी इन अ पोजीशन टू थिंक लॉजिकली, और एक ऐसी अवस्था में होना जिससे कि आप लॉजिकली मतलब तर्कबद्ध रूप से सोच सकें। अब ये लॉजिकली सोचना क्या है, लॉजिकली सोचना क्या है भाई, देखो हर बात के पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई ऑप्शन दे रहा है कि भाई मेरे पास है एक हाथ में 100 रुपया है और दूसरे हाथ में 500 रुपया है, तो मैं आपको ऑफ़र करता हूँ दोनों, लेकिन आपको उनमें से कोई भी एक चुनना है, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से 100 या 500 में से लेंगे। ज़्यादातर लोग 500 रुपया चुनेंगे। तो इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक ये है कि 500 रुपये 100 रुपये से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो लॉजिक यानी तर्कबद्ध रूप से बात करना। ठीक है, हाँ, कुछ कॉमेडी शोज़ होते हैं जिसमें लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ हंसी होती है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट लॉजिक का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप तर्कबद्ध रूप से सोच सकें वो भी ज़रूरी है। तो उसमें भी हमारी मेंटल कैपेसिटी योग्यता बन जाती है ये करने में, तर्कबद्ध रूप से सोचने में। ठीक है, यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्टडी। आपको अपनी मानसिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू, क्या करने में। इन ऑर्डर टू का मतलब हम पर्पस शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज फंक्शन इन ऑर्डर टू से मालूम पड़ता है कि ये पर्पस शो कर रहा है। तो क्या करने के लिए हम मेंटल कैपेसिटी की हमें ज़रूरत है, तो टू स्टडी, अभ्यास करने के लिए, टू वर्क, काम करने के लिए, टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर, हम इम्पोज कर सकें। इम्पोज करना मतलब थोपना, थोपना, हम इम्पोज कर सकें, थोप सकें एक कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक, ठीक है, एंड वर्केबल मतलब कार्य के योग्य, वर्केबल मतलब कार्य के योग्य, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कार्य के योग्य, एक ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक व्यवस्था। ठीक है, ऑर्डर का मतलब सिर्फ आदेश नहीं, व्यवस्था, आप आदेश भी ले सकते हैं। तो हम एक रचनात्मक और कार्य के योग्य ऑर्डर थोप सकें ऑन योर लाइफ, अपनी ही लाइफ पर। ठीक है, एक ऑर्डर का मतलब ये भी होता है कि कोई भी काम एकदम नियमित रूप से होना। जैसे सुबह आप उठे 5 बजे, उसके बाद आपने एक्सरसाइज की, तैयार हो गए, फिर उसके बाद आप काम पर गए, ये एक आप ऑर्डर में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक काम कर रहे हैं। तो ये आप थोप सकें अपनी लाइफ पर। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट लाइफ में आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसको आप कितना एक तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं एक वर्केबल ऑर्डर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और अपनी लाइफ में। एंड टू मेक रैशनल डे टू डे, और ये मेंटल कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है। और क्या करने में, टू मेक रैशनल, रैशनल का मतलब भी क्या होता है, रैशनल का मतलब ही होता है तर्कबद्ध। ठीक है, लॉजिकल और रैशनल दोनों लगभग सेम है। ठीक है, तो रैशनल यानी कि तर्कबद्ध, तर्कयुक्त, डे टू डे डिसीजन हम ले पाएँ। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को कैसे समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, इफ़ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क और टेकिंग द कार, अगर आपके पास चॉइस है कि भाई वर्क यानी काम पर आपको जाना है चल के, या आपको कार से जाना है, दोनों चॉइस में से कोई भी एक चॉइस आप चूज़ कर सकते हैं। द फैक्ट, तो वास्तविकता ये है, दैट इट वॉज रेनिंग हार्ड, कि बारिश हो रही थी, एंड यू हैड अ कोल्ड, could lead you to the decision। तो कोल्ड था यानी कि आपको सर्दी थी, तो उसकी वजह से आप, ये जो सर्दी की सिचुएशन है वो आपको लेके गई किस निर्णय तक, दैट इट वाज बेटर टू टेक द कार, कि मैं कार लेकर ही जाऊं। ठीक है, इसको कहते हैं रैशनल थिंकिंग, तर्कबद्ध या तर्कयुक्त सोच। क्या तर्क था कि भाई मैं पैदल भी जा सकता हूँ, लेकिन एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से मुझे सर्दी है, तो मैं क्यों अपने शरीर को नुकसान पहुँचाऊँ, जब मेरे पास पैदल चलने के अलावा एक दूसरा ऑप्शन है कार में जाना, तो क्यों ना मैं रैशनल थिंकिंग रखूँ, कार में ही जाऊँ, क्यों मैं रिस्क लूँ। ठीक है, तो ये जो इसके पीछे का लॉजिक है वो एक रैशनल थिंग है, लॉजिकल थिंग है, रैशनल थिंग है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दैट वुड बी अ रैशनल डिसीजन। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक रैशनल डिसीजन, मतलब तर्कबद्ध निर्णय। ठीक है, तार्किक निर्णय, बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस। और ये जो रैशनल डिसीजन है ये किस पर बेस करता है, किस पर आधारित है, तो करंट सिचुएशंस यानी सर्कमस्टेंसेस पर, जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उस पर आधारित है ये डिसीजन, इसलिए क्या कहलाया, रैशनल कहलाया। ठीक है, ओके।